दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज में धर्मेंद्र प्रताप सिंह। राजनाथ सिंह पहुंचे हैं कृष्णपाल गुर्जर का समर्थन करने के लिए। सोल्डा गांव में बड़ी रैली आप लोग देख रहे हैं। आगे भी देखिए, पीछे भी देखिए, कई हजार लोग यहां पर पहुंचे हैं कृष्णपाल गुर्जर का समर्थन करने के लिए। और राजनाथ सिंह स्टेज पर बैठे हैं, अभी कुछ बोलने वाले भी हैं। देख सकते हैं राजनाथ सिंह आपके सामने है, कृष्णपाल गुर्जर भी बैठे हुए हैं और राजनाथ सिंह देखिए स्पीच देने वाले हैं, तो आपको लाइव दिखाएंगे क्या बोलते हैं। आप लोग खुद सुनिए राजनाथ सिंह। क्या बोलते हैं राजनाथ सिंह अभी आपको दिखाते हैं, शायद बैठे बैठे ही बोलेंगे। दो कदम पीछे करो इधर देखते हैं। चलो, तो सोल्डा गांव में रैली है, राजनाथ सिंह रैली को संबोधित करने वाले हैं और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग भी पहुँचे हैं। चलो, आवाज़ शुरू हो गई राजनाथ की, देखते हैं क्या बोलते हैं। श्री चरण सिंह और आपके परिवार के ही सदस्य, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान कृष्णपाल और आपके बगल के क्षेत्र केवल के 23 सवाल विधायक ये निकाल कुछ आवाज आएगी, ऐसे नहीं आएगी। और बगल के दूसरे विधायक श्री नंद किशोर जी भूये, दीपक मंगला जी विधायक, श्री नयनपाल रावत जी विधायक, श्री हरेंद्रपाल राणा, श्री शिवाजी कात्या पूर्व मंत्री, श्री जी अजीत शर्मा लोकसभा प्रभारी, श्री राजेश भाटी सरपंच, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने में बोल रहा हूं। आते ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया, कई बार तालियां बजाकर आपने स्वागत किया, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत। आज यदि मैं आया हूँ तो कृष्णपाल जी गुर्जर के, और आपने देखा होगा जब कृष्णपाल जी चुनाव लड़ते तो उनकी किसी न किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं जरूर आता, क्योंकि बराबर मैंने कृष्णपाल जी गुर्जर को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखा है, बल्कि अपने छोटे भाई के रूप में मैंने कृष्णपाल गुर्जर को देखा। बराबर इनकी तरफ से वैसा ही व्यवहार हमको बराबर देखने को। कृष्णपाल जी गुर्जर आपके सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक भी रहे, विधायक में 3 बार रहे। बहनों भाइयों, कहने को कोई चाहे जो भी कहे, मैंने काम कम किया अधिक किया, लेकिन कृष्णपाल जी के बारे में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे कृष्णपाल गुर्जर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो या कोई नहीं। आज के राजनीतिक युग में यदि किसी भी व्यक्ति का दामन साफ है बहनों भाइयों, तो मैं समझता हूं कि उसके राजनीतिक जीवन की इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। इनके लिए मैं इसलिए भी वोट मांग रहा हूं। आप देख रहे हैं
कि इस समय हमारे भारत का कद सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचा होगा। मेरे भाइयों, आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से मैं दुनिया के देशों में जाता हूँ। 25 वर्षों से अधिक समय से मैं दुनिया के देशों में जाता हूँ और दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का कई बार अवसर प्राप्त होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं, लेकिन मुझे याद है पहले जब हम दुनिया के देशों में जाते थे, किसी मंच से हम बोलते थे तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, हमारी बातों को उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं सुना जाता। वहां बैठे दुनिया के दूसरे देशों के लोग यह कहते थे, चलो भारत बोल रहा है, तब तक चाय पीकर फिर बाद में आते, क्योंकि भारत को एक गरीब भारत मानते, भारत को एक कमजोर भारत मानते। लेकिन रहवाजों, आज सारी दुनिया में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में रही। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति उन्हें बास कहकर पुकारते हैं, माई बाप नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द ग्रेट। मैं समझता हूं हम भारतवासियों का मस्तक स्वाभाविक रूप से ऊंचा उड़ जाता है। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। सब तो सब मैं सारी उपलब्धियां आपको बता सकता हूं। पक्का मकान बनवाया, शौचालय बनाया, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया, क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी वजह चर्चा नहीं करी। ज्ञान विज्ञान में भी हमारा भारत दुनिया में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ज्ञान और विज्ञान में भी हमारा भारत दुनिया के पिछड़े देशों में गिरा जाता है। अभी आज के कुछ ही महीनों पहले आपने सुना होगा, बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश की और चंद्रयान 2 बनाकर छोड़ा था, उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। सारे वैज्ञानिक इतने दुखी हुए कि मैं कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस रक्षा मंत्रालय में काम कर रहा हूं, हमारे यहां भी लगभग ऐसे 8,000-9,000 वैज्ञानिक काम करते हैं। जब मिसाइल छोड़ी जाती है, कोई रॉकेट छोड़ा जाता है, मैंने स्वयं उन प्रयोगशालाओं में बैठकर देखा, जब वो ऊपर की तरफ चलता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है, सारे वैज्ञानिक उसी प्रयोगशाला में बैठकर अपनी ताली बजाते हैं। लेकिन यदि कहीं पर जाते जाते आगे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया तो मेरे बहन भाइयों, अपने वैज्ञानिकों के को रोते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। कुछ वैज्ञानिकों को तो चीख चीख कर रोते हुए मैंने देखा। वैसे ही चंद्रयान 2 जब सबसे पहले छोड़ा गया था तो चंद्रयान 2 ऊपर तक गया। हमारे वैज्ञानिक बहुत खुश हुए, हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, चंद्रमा तक हम जिस चंद्रयान को ले जाना चाहते हैं, वो वहां पहुंच कर रहे हैं। लेकिन बीच में ही कोई ऐसी अड़चन पैदा हो गई कि उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। वैज्ञानिक हताश हो गए। मोदी जी को जानकारी प्राप्त हुई, मैं भी उसका साक्षी हूं। चटपट वह सीधे बंगलोर गए और वहां जाकर वहां के वैज्ञानिकों से उन्होंने भेज और वैज्ञानिकों का पीठ थपथपाया, सीने से लगाया, उनकी हौसला अफजाई। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 1.5 साल के अंदर युवा करिश्मा कर दिया। जब चंद्रयान 3 बनाकर जब उन्होंने छोड़ा तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसका लैंडर उतरने में पूरी तरह से कामयाब हो गया। और अब आप सोचते होंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार से चंद्रयान भेजा होगा चंद्रमा पर और उनका भी लैंडर वहां उतरा होगा। भारत पहला देश है जो चंद्रमा पर अपना चंद्रयान का लैंडर उतारने में कामयाब हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारी दुनिया में भारत के प्रति धारणा कितनी तेजी के साथ बदली।
धन दौलत के मामले में भी। यदि मैं आपको बताऊं, जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय हमारा भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर था। 10 वर्षों तक वह प्रधानमंत्री रहे। 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, बहुमत की सरकार होने के बावजूद, हमारा भारत 2014 में 10 वर्षों के बाद भी 11वें स्थान पर ही था। लेकिन जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे बने, तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी, 8 वर्षों के अंदर ही हमारा यह भारत दुनिया के देशों में जो धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर रहा था, पहला भाई जंप लेकर वह 5वें स्थान पर आज पहुंच गया। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत सारे विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा। 2027 आज के 2.5-3 साल के बाद ही भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के 3 देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया। और मेरी बात आप सुन लो मेरे भाई, मैं केवल आपकी हौसला अफजाई के लिए बात नहीं कर रहा। सार्वजनिक सभाओं को भी मैं संबोधित करता हूं। मुझे याद नहीं है जब से मैं जानने योग्य हुआ हूं कभी जनता से मैंने झूठ बोला। लंबे समय से मैं सरकारों में रह चुका हूं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितनी तेजी के साथ भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, इस भारत को 2070 आते आते दुनिया का सबसे धनवान देश बनने से दुनिया की कोई ताकत को रोक नहीं। यह है हैसियत हमारी। भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत अब एक ताकतवर भारत बनता जा। यह हैसियत हम लोगों की हो गई। अभी कोई छोटी बात नहीं है। एक देश के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा सम्मान व्यक्त किया, जब वो उस देश में गए, उस राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ा। या फिर प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है मेरे रहनेवालियों, या समस्त भारतवासियों का सम्मान। यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सबसे समर्थन मांगने के लिए आया। और वैसे भी भारत का कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत का दुनिया का ताकतवर देश बन गया। पहले जो चाहता था वह भारत को आंख दिखा देता था, लेकिन आज भारत की वह हैसियत नहीं है कि जो चाहे आंख दिखाकर निकल जाए। और रहने वाले देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको बता रहा हूं, हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन यदि कोई हमें हाथ दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की भारत के अंदर देश की सेना के जवानों शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों का पूरा भरोसा है। जो पूर्वी पिछली घटनाएं हुई हैं, उसने करिश्मा किया हमारे देश के जवानों। यहां तक कि सीमा पर बुनियादी ढांचों का जो विकास करना होता था, जो सड़क बनाना होता था, अन्य बहुत सारी सुविधाएं जो देने के लिए कुछ निर्माण कार्य करने होते थे, जवान जाता है, पानी कहां पिएगा, रहेगा कहां, कार्टेज बनने चाहिए, यह सब भी कांग्रेस की सरकार नहीं करती। और मुझे ख्याल है कि कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने यह कहा, यदि हम यहां पर सड़क बनाएंगे, यहां पर बुनियादी ढांचों का विकास करेंगे, तो चीन से चलकर सेना भारत में घुस आएगी, इसलिए हम यह काम नहीं करेंगे। यह हाल, और ये लोग देश बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी देश पर हुकूमत करने के लिए भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, बाकी पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम इस भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं।
भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया। हम महाशक्ति किसी के ऊपर कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए नहीं बनना चाहते। अब हमारा हित ऐसी नहीं है रहने वाले, वैसे हम लोग तो चाहते हैं जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते, क्योंकि हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हमारा ऐसा पड़ोसी है, हम वहां तक अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात ही समझ में नहीं आती। क्या होता है तब वो बराबर जो है नापाक हरकतें इधर उधर की करता रहता है। लेकिन बहनों भाइयों, वहां के एक एमपी साहब, जैसे यह एमपी साहब हमारे इकबाल जी गुजर है, फजलुर रहमान उनका नाम है, हमारे नौजवान इसको नेट पर जाकर देख सकते हैं। फजलुर रहमान ने आज के कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हालत है हमारे कोई की साफ ही बने दूर से ये कहीं देश था, लेकिन आज भारत इतना तेज आगे बढ़ गया। उनके सांसद, उनकी संसद सदस्य नहीं यह बात बोल रहे हैं, और एक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जिसका नाम फवाद हुसैन है, उन्होंने हमारे राहुल गांधी की तारीफ की, और उस फवाद हुसैन ने तारीफ की है। बहनों भाइयों, किस फवाद हुसैन ने, जानते हैं यह काम क्या था? उरी और पुलवामा की घटना, आतंकवादियों की घटना जो हुई थी, जिसमें हमारे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हताहत हुए थे, और उन फवाद हुसैन राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। और राहुल गांधी ने एक बात में उसकी आलोचना तो नहीं, एक से एक इनके तबाहकार है, एक से एक तबाहकार है। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जब जब इनकी सरकार रही है, बराबर उनके सबसे बड़े सलाहकार वही हुआ करते। वह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, यानी जो कांग्रेस विदेशों की है, उसके अध्यक्ष है। उन्होंने सुझाव दिया, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए काम ऐसा होना चाहिए, सरकार बनने के बाद भारत में यह व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए कि भारत में घर का आधा से अधिक संपत्ति को सरकार को जब्त कर लेना चाहिए और केवल 100 पैसे में 45 पैसे उस परिवार के लिए छोड़ दें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इसलिए तैयार हैं? घर का कोई बुजुर्ग, घर का कोई बड़ा, उसका स्वर्गवास हो गया, और सरकार कहते हैं कि अब आप यहाँ के मुखिया थे, उनका तो स्वर्गवास हो गया, तो आधे से अधिक संपत्ति यानी 55% की संपत्ति अब यह सरकार की हुई। आपके पास केवल 45%, आधे से भी कमी संपत्ति बची। ये लोग कहना क्या चाहते हैं? भारत को महान भारत बनाने की जैसी की सोच होनी चाहिए मेरे भाइयों, वो नहीं रहे। बराबर दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से यह सलाह लेते हैं, केवल नकल करके अकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे बहन भाइयों, उनकी शक्ल अपने आप बिगड़ जाती है, और शायद इसीलिए कांग्रेस की शक्ल आज मिली। और कांग्रेस की हालत इस समय क्या हो गई है आपको बताने की जरूरत नहीं। ना कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं ना, क्या हालत है? एक समय कांग्रेस हिंदुस्तान की इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी, आज आप कंधे की चोट पर सीना ठोककर मेरे बहन भाइयों कह सकते, दुनिया की आज सबसे बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता। इन लोगों ने उस कांग्रेस को आकर कहा था, अब इनकी कांग्रेस समाप्ति की हो है।
कांग्रेस आप जानते हो, छोटे बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस? जैसे सारी दुनिया की धरती से डायनासोर बाबा के प्राणी का नाम सुना है कि नहीं? डायनासोर का, जैसे डायनासोर प्राणी सारी दुनिया में था, वो लुप्त हो गया है। मुझे लगता है कि 10 साल में कांग्रेस भी भारत की राजनीति से वैसे ही लुप्त है। अजीबो गरीब हालात इन लोगों के बनते जाते। कहते क्या? कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान में संशोधन कर दें। भाइयों, संविधान में तो कई बार संशोधन नहीं, लेकिन संविधान की जो आत्मा होती है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं, संविधान बनाने वाले संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों ने, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, संविधान की आत्मा नहीं बदलनी चाहिए, यानी संविधान के प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा कर 1976 में भारत के संविधान की आत्मा को बदल दिया, प्रस्तावना को बदल दिया, और यह उल्टा आरोप हम लोग ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, उल्टा चोर को बाल बुलाते। ये लोग करना क्या चाहते हैं? चाहते मोदी जी आएंगे और सारी सरकारों को बिल्कुल भंग करते हैं। मैंने हमारे 10 साल हो गए, एक भी चुनी हुई सरकार को जनता के आदेश बराबर हम लोग फिर मानते होता है। भले ही इतिहास में 132 बार इन लोगों ने चुनी हुई सरकारों को भंग किया है, और 90 बार केवल श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को भंग किया। यह कहते हैं तानाशाही आ जाएगी। इमरजेंसी हम लोगों ने नहीं लगाई, तानाशाही बेंचे चले आएगी। मेरे भाइयों, हमारी भी 24 साल की उम्र थी 1975 में। 24 साल की उम्र में मैं भी तन्हाई में 2.5 महीने रहा हूं। तन्हाई इस वाले चीजें को इंदिरा जी की सरकार ने लिया। उसके अलावा 16 महीने सेंट्रल जेल नहीं लिया। ऐसे लाखों लोगों को ये नौकरी शिक्षक को पीछे डालते, और यह करने वाले लोग हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं सरकार आएगी। जो हम लोगों ने कहा है बता के दिखाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, 1951 में भी हम लोगों ने कहा था जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने वह अधिकार दे दिया और समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कभी कहा था जिस भारत की संसद में बहुमत मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी अयोध्या की धरती पर भगवान राम का मंदिर बनकर। और आपने देखा कि अयोध्या की धरती पर भगवान राम का मंदिर बन गया। और मुझे यह भी याद है कि पहले हम लोग आंदोलन करते थे 1984 में, ये लोग कहते थे हाँ रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। भाइयों, हमारी जरूरी आ गई। हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के आशीर्वाद से 12 दिन का अखंड उपवास करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मैं कहना चाहता हूँ, रामलला आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। जो भी धर्म शास्त्र, जो भी हमारी जानकारी उस आधार पर बोल रहा हूँ। रामलला अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य होता क्या? मैंने कहा जिस दिन दुनिया के अधिकांश, भारत के अधिकांश लोगों के मन के अंदर हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारा पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, माँ के प्रति क्या कर्तव्य होता है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, जिससे यह कर्तव्य बोध लोगों के अंदर पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं मान लूंगा कि सीधे भारत में राम राज्य आ गया।